वो शिकायत करती हैं उनकी, कैसे वो शिकायत करती हैं उनके घर पर आके कि हाँ। तुम्हारा जो लाल है वो हमारा माखन खाता है। जब दोपहर को कोई भी घर पर नहीं होता, वह वो घर ढूंढकर उसमें आता है और दरवाजे खोल लेता है। फिर उसमें दूध दही जो सारा कुछ होता है वो अपने सखों अपने मित्रों को भी खिला देता है और खुद भी खा लेता है। उखल चढ़ी, उखल मतलब जो ओखली होती थी बहुत बड़ी, उस पर हाँ। चढ़कर वो सिंकों को लेने जो डंडा होता था उससे मटका तोड़कर माखन वगैरह सब खा लेता था और अपने दोस्तों को भी खिला देता था। और इसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान होता था, दूध दही गाय का उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता था। ओके, एक बार फिर से मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। आप जानते हो मैं खुद आपको म्यूट नहीं करूंगी ताकि कोई बात हमने करनी हो उसी वक्त हो जाए। ठीक है, सब अपने आप को म्यूट करें। उसके बाद एक बार मैं जरा फिर से मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप लोगों को सही ढंग से समझ आया है कि नहीं। तेरे लाल मेरा माखन खायो, इसमें गोपी जो है वो यशोदा से शिकायत करती है कृष्ण की कि तेरा लाल जो है वो हमारा माखन खा गया, मक्खन खा गया है। दोपहर दिवस जान घर सूना, दोपहर के वक्त, दिन के वक्त, दोपहर के दिन के वक्त जब उसे पता चला कि घर में कोई नहीं है, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। तो ऐसा घर ढूंढते ढूंढते वो अपने आप आ जाता है। खोल किवाड़, खोल किवाड़ क्या होता है? दरवाजे, दरवाजे खोलकर खोला कि म्यूट योरसेल्फ। खोल किवाड़ मतलब दरवाजे खोलकर, पैठ मंदिर में, मंदिर में घुसकर, दूध दही सब सखन खवायो। दूध दही ना केवल आप खाता है बल्कि अपने सखों को भी, अपने मित्रों को भी सब कुछ खिला देता है। उखल चढ़ी, उखल मतलब बहुत बड़ी ओखली। सींके को लिहनो, सींके मतलब छीका होता था पुराने जमाने में, टैग करते थे जिसमें हांडी रखी होती थी दूध दही वाली, उसको हम छीका बोलते थे। तो उखल पर चढ़कर, छीके से उतार कर, अनभावत भूई में ढरकायो। अनभावत जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। भूई मतलब भूमि, ढरकायो मतलब गिरा देना। जो मक्खन उन्हें अच्छा नहीं लगता था उन्हें भूमि पर गिरा देते थे, वेस्ट कर देते थे। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस दूध दही मक्खन ये सारी चीजें किस में आती है? गोरस में। तो वो कहते हैं रोज प्रतिदिन इन सब चीजों की क्या होती है? हानि होती है, बर्बादी होती है। ये ढोटा कोने ढंग लगायो, ढोटा मतलब लड़का, ये तूने अपने लड़के को किस तरह की शिक्षा दी है, किस तरह, कौन से ढंग पे तूने उसको लगा रखा है। तो गुस्से में वो कहती हैं कि अपने ढोटे को कैसी शिक्षा तूने दे रखी है, ये ढोटा कौन ढंग लायो। ठीक है, सूर श्याम को हटके ना रखे, तही पूत अनोखो जायो। तो कहते हैं श्याम जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, वो कहती हैं कि तू श्याम को, कृष्ण को डांट कर नहीं रखती है, समझा कर नहीं रखती है, जैसे तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है और जमाने में किसी का बेटा कोई है ही नहीं, तो तूने ही उसको ऐसा रखा है, हटाया नहीं है किसी बात से, गलत से ही नहीं सिखाया है, कि जैसे तूने ही एक अनोखा बेटा पैदा किया है। ठीक है, तैही पूत अनोखो जायो मतलब तूने ही अनोखा बेटा पैदा किया है। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा मैम ने। चलिए, दोनों ही पैराग्राफ आपको आते हैं। मैया कब बढ़ेगी चोटी, इसमें कृष्ण माता से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मुहे दूध पियत, ये अजहू है छोटी, मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी है। तू तो कहत बल की बेनी, जो होवे है लांबी मोटी, तू तो कहती थी कि दूध पीने से ये बलराम की चोटी की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी।
काढ़त गुहत नहावत जैसे, जैसे जैसे हम बालों को संवारेंगे, बाल धोएंगे, उनको गूंथेंगे, तो ये और बड़ी हो जाएगी, ये नागिन की तरह जमीन पर लौटने लग जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, तू मुझे पुचकार पुचकार के कच्चा दूध पिलाती रही। देती ना माखन रोटी, मुझे माखन रोटी भी तूने नहीं दी। सूर जंजीर दो भय, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो और कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। दोनों पैराग्राफ में किसी को कोई डिफिकल्टी है एक बार पूछो, नहीं तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? हाँ जी अकुल, बोले बेटा। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी बनाने के लिए दूध पीने के लिए तैयार हुए। वेट। हाँ जी, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी बनाने के लिए दूध पीने के लिए तैयार हुए। हाँ बिल्कुल ठीक। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण, लोभ मतलब किस लालच के कारण वो दूध पीने के लिए तैयार हो गए? बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को लंबी और मोटी बनाने के लिए, नागिन की तरह लंबी करने के लिए, जो दूध पीने के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? हरमन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। यस मैम। श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए माँ यशोदा ने ये कहा था कि अगर वे दूध पिएंगे तो उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। इसके बाद माँ यशोदा हर रोज उन्हें मक्खन और रोटी देने की बजाय कच्चा दूध पिला रही हैं। तब कृष्ण सोचते हैं कि दूध तो वे कई दिनों से पी रहे हैं, फिर भी उनकी चोटी छोटी ही है, जबकि माँ ने तो कहा था रोज दूध पीने से चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि वो नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। बिल्कुल ठीक। और सिमरन बोलिए बेटा। आवाज क्लियर नहीं है सिमरन, आवाज क्लियर नहीं है बेटा। यस मैम। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी उनके बड़े भाई बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी और फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। हाँ, श्री कृष्ण क्या सोच रहे थे अपनी चोटी के विषय में? कि उनकी चोटी दूध पीने से लंबी और मोटी हो जाएगी, जैसे बलराम की चोटी है। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? वन वर्ड आंसर है सानवी। श्री कृष्ण दूध की तुलना में माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। बिल्कुल सिंपल, वन वर्ड आंसर। श्री कृष्ण दूध की तुलना में माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। सिंपल। पहला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, दूसरा भी, तीसरा भी। आगे, तैही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? मतलब ग्वालन का भाव क्या था इस कहने से, इस बात को कहने से? तैही पूत अनोखो जायो। अकुल। मैम इस भाव से ग्वालन ये कहना चाहते थे कि श्री कृष्ण रोज ही गोपियों के घरों से माखन चुराता है और तो भी यशोदा मैया उन्हें कुछ नहीं कहती, समझाती नहीं है। बिल्कुल ठीक, अनोखा हो। राइट। सेम यही भाव ग्वालन के मन में, ये भाव उत्पन्न हो रहे थे कि कृष्ण इतनी दूध दही की हानि करता है, इसके बावजूद भी यशोदा उसे कुछ नहीं कहती हैं, जैसे उन्होंने ही एक अनोखा पुत्र जो है वो पैदा किया है। ओके,
किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछे, क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? 1 वर्ड आंसर है ये भी। हाँ जी, तो रन्या बोले। श्री कृष्ण को माखन ऊंचे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे और आधा अपने दोस्तों मित्रों को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता था। पॉइंट एक ठीक है आपका। मेन पॉइंट इसका ये है, देखो हमने इसमें पढ़ा था अनभावत भूमि में ढरकायो, इसका क्या मतलब है? तीसरी लाइन, उखल चढ़ी सींके को लीनी अनभावत भूमि में ढरकायो। आरिश बताएं। मैम कि उनको वो माखन जो पसंद नहीं आता था वो नीचे गिरा देते थे। बिल्कुल, तो इसका मेन पॉइंट हम ये लिखेंगे, गिर जाता था ऐसा नहीं था, जानबूझकर गिराते थे। कौन सा? जो मक्खन उनको स्वाद में पसंद नहीं आता था। ठीक है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण को जो मक्खन स्वाद नहीं लगता था उसको वह जमीन पर या भूमि पर गिरा देते थे। क्लियर? चलिए जी, दोनों पद में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? इसमें आप अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। मुझे पहले वाला अच्छा लगा क्योंकि उसमें कृष्ण का बाल हट जो है वो दिखाई देता है, एक बचपना उनके इस पैराग्राफ में दिया गया है कि किस प्रकार कृष्ण इतने नादान हैं कि अपनी चोटी को बढ़ाने के लिए लगातार दूध पीते हैं। और बता रही हूँ अदीश, वेट बेटा, हम सारे क्वेश्चन दोबारा करेंगे, तुम इसे सुन लो, हम एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं खत्म करूंगी, आज हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। राइट? तो इन दोनों में से मुझे पहला अच्छा लगा, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। पहले में बाल कृष्ण का बाल हट नजर आता है कि किस प्रकार वो शिकायत करते हैं अपनी माँ से कि दूध पीने से उनकी चोटी जो है वो बड़ी नहीं हुई। ठीक है। आप दूसरा भी लिख सकते हो कि दूसरे में बताया गया है कि किस प्रकार गोपियां जो है शिकायत करती हैं कि कृष्ण जो है वो कैसे दूध दही मक्खन चुराते हैं, और इस सब के बावजूद भी जो यशोदा मैया है कृष्ण को कुछ नहीं कहती हैं, और गोपियां इस बात से काफी गुस्से में उनसे शिकायत करती हैं। ठीक है जी। दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगता है आप उसका थोड़ा सा भाव देकर साथ में लिख सकते हैं। ओके। अच्छा जी, अब फिर से एक बार दोबारा से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं, मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ कि डिक्टेट नहीं होंगे, अच्छी तरह से समझा रही हूँ, आपको अपने आप करने हैं और आसान है। 2-2 3-3 लाइनों के क्वेश्चन आंसर है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? पहला क्वेश्चन। तो क्या लालच था कि कृष्ण जो है वो दूध पीने के लिए तैयार हो गए, जबकि उन्हें कच्चा दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बालक श्री कृष्ण चाहते थे कि उनकी जो चोटी है वो बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाए। माता के ये कहने पर कि दूध पीने से ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या, उन्होंने क्या किया? दूध पीने के लिए तैयार हो गए। अपनी चोटी को लंबी, बलराम की तरह लंबी और मोटी करने के लिए कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हुए। आंसर सबको पता है, आपको अपने वर्ड्स में अपने ढंग से लिखना है। ठीक है। तो क्या लालच था कृष्ण को कि उनकी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाए, इसके लिए उन्होंने दूध पीना स्वीकार किया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे?
श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि दूध पीने से उनकी चोटी जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। बालों को संवारने से उनकी जो चोटी है वो बहुत भारी हो जाएगी। ठीक है, अपनी चोटी के विषय में वो यही सोच रहे थे कि जैसे जैसे मैं दूध पीऊंगा मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, वो नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। जैसे जैसे उसे संवारूंगा, बालों को नहलाऊंगा या गूंदूंगा अच्छे ढंग से, तो ये और भारी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी है। दूध की तुलना में कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी को अधिक पसंद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। राइट, आगे। तैही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तैही पूत अनोखो जायो कहते हुए ग्वालन ये कहती है कि तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है, क्योंकि श्री कृष्ण रोज दूध दही मक्खन को नष्ट करते थे और ग्वालन गुस्से में यशोदा से ये बात कहती है। क्योंकि कृष्ण रोज दूध दही मक्खन की हानि करते थे, नष्ट करते थे उन्हें, तो इसलिए ग्वालन गुस्से में यशोदा से शिकायत करती हैं कि तू अपने बेटे को कुछ समझाती नहीं है, तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। आदिश, पता चल गया बेटा क्या अभी भी नहीं पता चला? तैही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में गुस्से के भाव प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण रोज दूध दही मक्खन की हानि करते हैं, जिससे गुस्सा होकर गोपी यशोदा से कहती है कि तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है, तू उसे कुछ समझाती नहीं है। अगला क्वेश्चन, मक्खन चुराते और खाते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो रन्या के भी पॉइंट बिल्कुल सही थे। मक्खन चुराते समय वो अपने दोस्तों को खिलाते थे, इस तरह जो है थोड़ा बहुत गिर जाता था। मेन रीजन क्या था? मक्खन चुराते और खाते समय कृष्ण को जो मक्खन स्वाद नहीं लगता था उसको वो जमीन पर गिरा देते थे। ओके, लास्ट 6 दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगा और क्यों? हाँ जी मैम, ये 5th क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरे को समझ नहीं लगा। मक्खन चुराते और खाते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय जो मक्खन कृष्ण को स्वाद नहीं लगता था उसको वो जमीन पर गिरा देते थे। एक लाइन का आंसर, जो उसे स्वाद नहीं लगता था उसको वो गिरा देते थे। ठीक है बेटे, ओके। 6 क्वेश्चन, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, चाहे पहले के बारे में लिखिए चाहे दूसरे के बारे में लिखिए, थोड़ा सा कंटेंट आपको देना है। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगी कि मुझे पहला पद अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कृष्ण के बाल हट का वर्णन है, नादानी है कि किस प्रकार उसे लगता है कि दूध पीने से उसकी जो चोटी है वो लंबी और बड़ी हो जाएगी। कृष्ण की नादानी भरी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। एनीथिंग एल्स? पूछो।
कुछ नहीं है मैम। हो गया, वेरी गुड। 6 के 6 क्वेश्चन कर लोगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 2-2 या 3-3 उसके हैं। सूरदास के पद 2 ही हैं सिर्फ, वो भी आसान से हैं, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल शब्द अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे बताएं, एक बार हम कर लेते हैं, नहीं तो अगला चैप्टर पानी की कहानी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बुक में देखिए अगला ही तो है, पानी की कहानी है आपके सिलेबस में। सूरदास के पद सबको क्लियर है? क्वेश्चन आंसर 2 या 3-3 लाइनों के हैं, बहुत आसान है। तो ये 6 क्वेश्चन है इसके, वो हम कर लेंगे, ठीक है? ओके बेटा। पानी की कहानी एक साइंटिफिक लेसन जिसमें बताया गया है कि पानी जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, किस पानी का फार्मूला क्या है। इतने तो 8th में हो गए, आपको पता होगा। हाँ लविश बोलो। मैम रीडिंग के लिए किया हुआ है। अच्छा रीडिंग के लिए करते हैं रीडिंग। हाँ H2O, वेरी गुड। वही मैं पूछ रही हूँ कि पानी का फॉर्मूला क्या है। H2O हम सभी जानते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 पार्ट 1 पार्ट। तो यहाँ पे लेखक पानी की एक बूंद को अपना करैक्टर बनाता है और सब कुछ पानी के बारे में हमें बताया गया है। साइंटिफिक लेसन कि हमारी न केवल हिंदी में है ये चैप्टर, ये हमारी विज्ञान में भी हमारी सहायता करता है जानने के लिए कि पानी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पानी क्या है और कैसे ये जो है बना। पढ़ेगा कौन? चल लविश पढ़ ले पहला पैरा, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। वैसे कुछ इतना वो नहीं है, पढ़िए बेटा, लविश पढ़ो। किया तो है अनम्यूट। मैम मैं बोल रहा था बीच में अनम्यूट ही होगा, म्यूट हो गया। चल बोल। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि बेर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मैं आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरे कलाई पर से सरकर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैं सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वह दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप रहा। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बस स्टॉप है, पहला पैरा हो गया। रुकिए। अच्छा, मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे पानी की एक बूंद को उसने करैक्टर बनाया है ताकि वो अपने बारे में बता सके। होता है ना, जब हम किसी कहानी या किसी चीज के बारे में जानना तो शुरू करते हैं तो हम उसको करैक्टर बना देते हैं। यहाँ पे अगर हमें जल के बारे में जानना है तो लेखक एक बूंद को एक करैक्टर बनाता है जो राइटर को बताती है अपने बारे में खुद।
ठीक है। राइटर अगर सीधा सीधा इसे लिखता तो चैप्टर क्या था, बोरिंग हो जाना था। वो तो आपने विज्ञान में भी पढ़ा है कि किस प्रकार पानी बनेगा, पानी पौधों पर कैसे आता है, वाष्पीकरण कैसे होता है, ठीक है, ओस कैसे बनती है, पाला क्या होता है, यह आपने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में भी पढ़ा है। चूंकि ये हिंदी का चैप्टर है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने ओस को एक करेक्टर दिया है और वो अपने मुंह से अपनी उत्पत्ति की कहानी जो है, उत्पन्न होने की कहानी जो है वो बता रहा है। तो ओस जो है वो राइटर जो है वो कहता है कि ओस की बूंद ने मुझसे बात की। एक दिन अचानक से मेरी हथेली पर जो है वो उसकी बूंद आ गिरी। जब उसने कहा मेरी बात सुनो, तो मैं हैरान हो गया कि कहाँ से ये स्वर आ रहा है। उसने कहा मैं ओस हूं, मैं बेर की झाड़ी से आई हूँ। तो कहते, मैंने कहा कि तू झूठी है, बेर की झाड़ी में क्या फव्वारा लगा है जो वहां से पानी की बूंदें आएंगी। ठीक है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे आत्मविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कनों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। अब हम सभी जानते हैं कि वृक्ष पानी कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, अपनी जड़ों से, राइट। तो यहाँ पे वो कैसे बताती है कि वो भूमि की सतह पर थी, घूम रही थी, एक कण पानी का, अचानक से जो जड़ें फैली होती हैं वृक्षों की, उसने उस कण को, पानी के कण को पकड़ लिया। अब अगर हम विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ जो है वो अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं। इतना तो आप जानते हैं ना, तभी हम तने में पानी डालते हैं पेड़ के और पेड़ बड़ा होता है। गॉट इट? इतना पता है ना सबको। तो यहाँ पे वो बता रही है कि वो बहुत दिनों से पृथ्वी के अंदर थी, लेकिन बाद में एकाएक वो पकड़ी गई, मतलब जो जड़ थी उसने उसको पकड़ लिया। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, ऊपर से इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग उतना ही बड़ा है। अब ये भी हम जानते हैं कि एक पेड़ जितना बड़ा है उसकी जड़ें पृथ्वी में उतनी ही ज्यादा फैली होती हैं। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, वो रोए इतने निर्दयी होते हैं कि मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। तो यही आपको बताया है कि पेड़ जो है वो जड़ों से पानी ऑब्जर्व करता है, खाद बनाता है, अपने लिए पानी पीता है। तो वो यही कह रही थी कि हम जमीन में जब पानी पड़ता है तो जड़ें जो है वो उसे खींच लेती हैं। कुछ तो पेड़ मुझ जैसे असंख्य जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं, कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अंधकार का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। अब यहाँ पे वो उस पे थोड़ा गुस्सा कर रही है कि इस तरह पेड़ जो है वो हमारे साथ निर्दयता से पेश आते हैं। तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मतलब बहुत सारी, जो एक एक कण अगर लेगा तो अगर पानी डालते हैं तो सभी बहुत सारे उसमें वो होंगे ना, कण होंगे, तो उनको ऑब्जर्व करते होंगे। तो वो कहती है इतना बड़ा पेड़ है ऐसे ही नहीं बन जाता, हमारे बहुत सारे कण जो है वो मिलकर पेड़ को नरिश करते हैं, पेड़ को बढ़ने के लिए वो करते हैं, मदद करते हैं। मैं बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहा था। हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर अनंत से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रुएं से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूध बहाने का प्रयत्न किया पर वह छोड़ना नहीं चाहते थे और रुएं द्वारा मैं खींच ली गई। अब पेड़ इसी जो भूमि है उसमें बहुत सारे, आप ये भी जानते हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा है कि मिट्टी में बहुत सारे चीजें होती हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो जब पानी डाला जाता है तो पानी उन खनिज पदार्थों को ऑब्जर्व कर लेता है, और जब पेड़ उन कणों को खींचता है तो जो क्या कहते न्यूट्रिएंट्स हैं, या जो खाद्य पदार्थ कह रही हूँ, जो भी होता है मिट्टी में, तो वो सारा कुछ पेड़ को मिलने लग जाता है, और जिस वजह से पेड़ जो है वो फलता और फूलता है। ठीक है। फिर क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से
पूछा। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके बाद स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। अब चूंकि हमारा भी यही हिसाब है, जब हम जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, जो खून है वो दौड़ता है सारे उसमें, है ना। जब हम कोई चीज खाते पीते हैं हमें ताकत मिलती है, सारी चीजें जो हैं वो खून के रूप में हमारे शरीर के अंगों को मिलती हैं और उस हिसाब से हम काम करना शुरू करते हैं, है ना। तो इसी तरह पेड़ में भी होता है, एक बूंद के बाद दूसरी तीसरी, इस तरह जब वो सक करता है तो वो क्या करता है, बहुत सारा पानी जो है एक साथ खींचता है और वो पानी पूरे पेड़ में ऊपर तक जाता है। ठीक है, जब सब जगह पानी मिलेगा तभी नई पत्तियां नई चीजें आएंगी ना। उसके बाद मैं लगभग 3 दिन तक सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। तो अब तने से लेकर ऊपर तक, डालियों तक, पत्तों तक पानी कैसे पहुंचता है ये बताया गया है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक मेरी एडवाइस है कि आप खुद इसको एक बार पढ़कर देखेंगे, राइट। और क्वेश्चन आंसर सूरदास के पद के फेयर कॉपी में करेंगे। इजी है, कर लो।